स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, गहलोत सरकार ने 2 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया और इस दौरान कई तरह की बातें भी सामने आई है, लेकिन इन 2 साल के कार्यकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान पे आप लगातार देख रहे हैं ई मंथन। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। इन 2 साल के पूरे होने के बाद तमाम तरह के अभी भी आगे को लेकर, यानी कि 3 साल के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्या कुछ कार्य योजना है, क्या कुछ प्लान है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ अलग अलग मंत्री भी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि लगातार आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि विभाग में अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से अलग अलग चीजों पर फोकस करेंगे, ये भी जानकारी आपको लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान के इस ई मंथन से मिल रही है। आज दिन भर आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहीं से आपको जानकारी मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है सहकारिता मंत्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पे। उदय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उदय जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि तमाम उतार चढ़ाव के बीच अब सफलतापूर्वक 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार ने पूरा कर लिया है। जी जी उदय लाल जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी और बहुत बेसिक सवाल यही आता है कि 2 साल का अनुभव आपका कैसा रहा? 2 साल के किस कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा लॉकडाउन और इस कारण से परेशानी हुई, जनता के बीच में ज़्यादा नहीं जा सके साल भर से। बाकी टोटल मिला के कार्यकाल ठीक रहा जी, क्योंकि इस दरमियान कई सारी परिस्थितियां भी सामने आई, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम बात करें, सत्ता का संघर्ष भी आप लोगों ने देखा एक वक्त पर कैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बीच आप लोगों ने इस पूरे कार्यकाल को, इस पूरे टेन्योर को आप लोगों ने क्रॉस किया है। आगे के लिए भी जाहिर तौर पर कई सारी प्लानिंग होगी, लेकिन मुख्यतः अगर मैं आपके विभाग की बात करें तो इन 2 सालों में आपके विभाग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए? इन 2 सालों में जो हमारे नेता राहुल जी ने जनता से वादा किया था, किसानों से वादा किया था ऋण माफ़ी का, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 48 घंटे में ही उनको ऋण माफ़ी से मुक्त करके उनको चैन की नींद सोने की सौगात दी और उसके उस सपने को साकार किया। आधार आधारित सत्यापन कर करके हमने किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, वो ठगे नहीं जाए बाजार में, किसान शोषित नहीं हो, इसलिए हमने आधार आधारित सत्यापन करके उस प्रणाली को प्रयास किया। सरकारें तो पूर्व में भी प्रयास करती रही, लेकिन किसी ने लागू नहीं किया, लेकिन हमने लागू करके एक नया किया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरदर्शिता हमारे काम आई और हमने उसको लागू करके निस्संदेह किसानों को राहत दी है। और साथ ही समर्थन मूल्य पे जो खरीद होती है उसमें 2-2, 3-3 महीने तक किसानों को भुगतान नहीं होता था और उनको धरने पर तक बैठना पड़ता था किसानों को अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लेने के लिए। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ा को समझा और 1000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड हमारे विभाग को दे करके भुगतान सुनिश्चित किया कि जब भारत सरकार से या FCI से आपके पास भुगतान आए जब कर देना, लेकिन किसान परेशान नहीं होना चाहिए। तो वह व्यवस्था हुई, इससे हम 2-3 दिन में किसान का भुगतान समर्थन मूल्य की जिन्स का कर पाए। तो ये हमारी उपलब्धि रही। साथ ही हमने बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए काम को गति नहीं मिल रही थी, इसलिए 715 आदमियों को भर्ती करके भी एक नया काम किया। ऐसे कई बेमिसाल काम इन 2 सालों में हुए हैं। जो ये बड़े बड़े मुद्दे जो तो मैंने गिनाए, बाकी जो भी घटनाएं सामने आई विभाग से संबंधित, उनको त्वरित गति से पूरा करने का प्रयास किया। इसी कारण से किसानों में विभाग के प्रति और सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश है। हाँ उदय जी, जाहिर तौर पर क्योंकि आपके विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, खासतौर पर अगर हम बात करें बुनकरों की बात करें या फिर हस्तशिल्प से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको लेकर किस तरीके से योजनाएं तैयार हुई, किस तरीके से बीते 2 सालों में आप लोगों के द्वारा काम किया गया? उनको लिए जो बैंकों के द्वारा जो कोई ऋण देने की योजना हुई है, उन्होंने जिन्होंने आवेदन किया उनको राहत दी है, ताकि छोटे बुनकर भी अपनी भूमिका निभा करके सहकारिता के मार्फत अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सके। तो वो पूरा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बराबर विभाग के सभी कर्मचारियों ने भी किया और उसके भी राहत दी है। निसंदेह इस कोरोना के कारण थोड़ी बहुत शीतलता जरूर आई, लेकिन उसके बाद भी फिर भी उसको गति दी जा रही है।
हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब किसानों की बात होती है, देखिए कर्ज माफ़ी की लगातार बात हो रही थी। हालांकि इससे पहले हम देख रहे थे सरकारों में तमाम दावे हो रहे थे, लेकिन जब आप लोग सत्ता में आए तो फ़ौरन से यही काम किया गया कि किसानों को इससे छुटकारा दिलाया गया। अब भविष्य के लिए इस दिशा में आप लोगों की किस तरीके से योजना है? भविष्य की दिशा में तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अब घोषणा कर ही रखी है कि मैं किसानों की आय दुगनी करूँगा। तो वो कब दुगनी आय करते हैं? किसान कर्ज माफ़ी के पक्ष में ज़्यादा नहीं है, किसान भी नहीं है और जनता भी नहीं है और हम भी नहीं है। किसान चाहता है कि उसकी आमदनी पूरी हो, उनको उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले, उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई का सही पैसा उसके हाथ में आए। अगर किसानों की आय बढ़ा दी जाती तो बार बार ये ऋण माफ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसान भी इसी पक्ष में है। लेकिन ये भारत सरकार को करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वादा भी कर रखा है, लेकिन अभी तक उस तरफ कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति आई, किसान फिर संकट में आए तो उस समय सरकार फिर विचार करेगी। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि एक मुश्त समझौता लोगों की जो बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक मुश्त समझौता के मामले में जिन किसानों का वो डिफॉल्टर है, वे अब पैसे बाकी हैं, अगर वो एक साथ भुगतान करते हैं तो मूल और जितना ब्याज बनता है, ब्याज का 50% अगर वो जमा कराएंगे तो ये एक मुश्त समझौते के अंदर उनको इतनी छूट दी जाएगी। ये भूमि विकास बैंक में ही है। केंद्रीय सरकारी बैंक में तो कृषि ऋण जो देते हैं वो 2 लाख रुपए तक के सब माफ किए जा चुके हैं, इसलिए वो कोई बाकी नहीं है। केवल भूमि विकास बैंक में जिन्होंने टर्म लोन ले रखा है उस पर यह सिस्टम लागू है। हाँ, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए कोरोना की वजह से इस वक्त जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, एक असामान्य परिस्थितियाँ हैं, कई सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, लेकिन इन मुश्किलों के बीच आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित किया जाए और सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जाए? कोरोना की वजह से परेशानी है, मैंने भी इंगित किया और आप भी यही बता रही हैं, तो निसंदेह इससे परेशानियां तो काफ़ी आई, लेकिन फिर भी विभाग ने अपनी मुस्तैदी से अपना काम किया। समर्थन मूल्य पर खरीद का काम, क्योंकि किसान आर्थिक गतिविधियां नहीं रोक सकते, इसलिए जब समर्थन मूल्य पे भारत सरकार से जो टारगेट आए, इसके लिए हमने समर्थन मूल्य पे खरीद सुनिश्चित करने के लिए हमने पहले 200 250 केंद्र हुआ करते थे, उसकी जगह 800 केंद्र नए खोले और किसानों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े और कोरोना महामारी से भी दूर रह सके, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, यह प्रयास किए और 500 नई गौण मंडियों का दर्जा दे करके उनकी खरीद वहाँ सुनिश्चित की। इस कारण से राजस्थान समर्थन मूल्य में अन्य राज्यों से समय पर खरीदने में अव्वल रहा। तो ये हमने इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो कुछ किया वो आपके सामने है, ताकि किसानों को इससे राहत मिली, उनको उपज का सही पैसा समय पे मिला, तो इस बीमारी में उनके भी काम आया और उनको अब संबल मिला। हाँ, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि लगातार ये फोकस भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तमाम चीज़ों को बढ़ाया जाए। हाँ, इस बीच नवाचारों के ज़रिए किस तरीके से लोगों को इससे जोड़ा गया ताकि आने वाले दिनों में जो व्यवस्थाएं हों वो और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो? क्या कहा आपने पहले फर्स्ट में? जी, नवाचारों के ज़रिए किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया है ताकि आने वाले दिनों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो? नहीं, नवाचार के मामले में तो नवाचार हमने किया। आधार आधारित सत्यापन प्रणाली पहली बार लागू वो हम कर पाए हैं। सरकारों ने पहले दावे तो खूब किए और जब पिछली ऋण माफ़ी में बहुत धांधली हुई, लोगों के हाथों में पैसा नहीं गया और दलालों और व्यवस्थापकों और भ्रष्ट लोगों के हाथ में पैसा जाने की स्थिति बन गई और गया भी सही। उससे हमने सीख लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 48 घंटे में ऋण माफ़ी तो कर दी, लेकिन हम ऋण माफ़ जल्दी नहीं कर पाए, 2-3 महीने उसकी तैयारी में लग गए। हमने नवाचार किया और अब आधार आधारित सत्यापन करने के बाद ऋण माफ़ी योजना को हाथ में लिया। इसके लिए विपक्ष ने काफ़ी हो हल्ला भी मचाया और समय से पूर्व आंदोलन करने के लिए धरने भी बैठे, लेकिन लोगों ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन उस आधार आधारित सत्यापन से हमने आज 24,85,000 किसानों का ऋण माफ़ किया और आज एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और उसी से प्रेरित होकर हमने ऋण वितरण का काम भी हाथ में लिया। तो ऋण वितरण में लोगों को इतना विश्वास जगा कि आज 12,27,000 नए किसान सहकारिता से जुड़े हैं और साथ ही उसी से प्रेरित उसी आधार पे काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद भी समर्थन मूल्य पे खरीद भी हमने बायोमेट्रिक सत्यापन करके ही की,
ताकि वास्तविक किसान के हाथ में पैसा भी गया और वास्तविक किसान की उपज भी खरीद पाए। नहीं तो बिचौलिए और व्यापारी लोग किसानों के हकों पर कुठाराघात करते थे। तो ये नवाचार हमने किया है, उसका लाभ हमें मिला है और भी नवाचार जो भी करेंगे वो समय समय पर आपको बताते रहेंगे। जी उदय जी, क्योंकि लगातार हमारा जो ई मंथन है वो जारी है और अलग अलग मंत्री जो हैं वो अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रहे हैं, विपक्ष के भी तमाम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच एक बहुत ज़्यादा प्रमुख बात है, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से बातें कही जा रही है, ज़मीनी धरातल पर जो भी रिपोर्ट्स हैं, आप लोगों ने 501 वायदे किए थे और इसमें से अधिकांश वायदे आप लोगों ने 2 साल के टेन्योर में ही पूरे कर लिए। इन सब के बीच एक बात कही जाती है कि जब आप लोगों को सत्ता मिली थी तो आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में और इसके बाद अगर हम सत्ता का संघर्ष भी देख लें और कोरोना काल भी देख लें, इन तमाम विषम परिस्थितियों में किस तरीके से आपके विभाग ने काम किया? इन विषम परिस्थितियों में जो ये काम किए, नवाचार किए हैं, वो आपके सामने हैं। वो सेंट्रल प्रोसेसिंग का भी हमने हाथ में लिया है काम, ताकि उससे लोगों को और राहत से दवाइयाँ समय पे मिल सके। नई भर्ती हमने की है, आधार आधारित सत्यापन प्रणाली हमने लागू की है और हर पंचायत मुख्यालय पर GSS खोलने का काम हमने हाथ में लिया है। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी दूरदर्शिता की इन विपरीत परिस्थितियों में, जब कोरोना काल चल रहा है, भारत सरकार ने भी अपने हाथ खींच रखे हैं। जितना हक बनता है राजस्थान प्रदेश का, उतना पैसा भी वो हमें मुहैया नहीं करा रहे हैं, उतना भी हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। इन सभी अवरोधों के बावजूद सभी संकट आए तो उनको अपनी दूरदृष्टि, अपने विवेक के आधार पर उनका सामने में किया और आगे भी सरकार इसी प्रकार से जो भी समस्या आएगी उसका निरासन भी करेगी और जनता का भी ध्यान रखेगी। हाँ, यहाँ पर क्योंकि तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात विपक्ष के द्वारा कही जा रही है कि देखिए ये जो आंकड़े हैं इसकी बस बाजीगरी सत्ता पक्ष कर रहा है, ज़मीनी धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है और जो भी विकास की बातें कही जा रही हैं वो अदृश्य हैं। इस जमीन वाले सोने की सड़कें कर दो और वो कुछ भी कर दो, लेकिन विपक्ष को तो वो सुबह का गर्दन कटा लो तो भी वो कहेंगे तो थोड़ी तिरछी कटी है। तो विपक्ष का काम तो हर चीज़ में नकारात्मक सोच रखना है, लेकिन जनता इसका मूल्यांकन कर रही है और जनता इसको पसंद कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष कितना भी चिल्लावे लेकिन उसके बाद भी लोग संतुष्ट हैं। हाँ, यहाँ पर इसी में एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों की जब बात हो रही है, आम जनता की बात हो रही है, इस वक्त पूरे देश में हम एक देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। किसानों में खास तौर पे मैं बात करूँगी, किसानों में गुस्सा है। केंद्र की ओर से जिस तरीके से 3 कृषि कानून को लागू किया गया है उसको लेकर गुस्सा है। आप लोगों ने भी कोशिश की प्रदेश में इसको लेकर इसको अलग से वैकल्पिक एक रास्ता निकाला जाए, हालांकि उसको ठंडे बस्ते पे डाल दिया गया। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इस मामले में बिल्कुल किसान आंदोलित हैं पूरे हिंदुस्तान में और सत्ता पक्ष वाले, दिल्ली वाले कुछ भी आरोप लगाए विपक्ष पे किसानों पर कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन किसानों को किसी ने गुमराह नहीं किया। किसानों की स्वयं की पीड़ा थी, इस कारण से वो सब आकर के धरने पर बैठे और आंदोलन उन्होंने स्वतः शुरू किया। और जब किसान इस ठंड में दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ हो और सत्ता राजनीतिक दल अपने ऑफिसों में या अपने बंगलों में आराम करे, ये संभव नहीं है। इसलिए किसानों की पीड़ा देखकर पूरा विपक्ष, जिसमें 20 राजनीतिक दल हैं, वो उतरे हैं। तो निसंदेह किसानों की पीड़ा समझ के उतरे हैं और इनको सत्ता पक्ष के लोगों को, दिल्ली वालों को सोचना चाहिए कि मतलब जब उनका सहयोगी दल, अकाली दल छोड़कर सबसे पहले आंदोलन उन्होंने शुरू किया, तो क्या वो भी पहले इनसे खिलाफ था? किसानों की पीड़ा सुने बिना एक तरफा फैसला करने के यही परिणाम होते हैं कि किसानों को आंदोलित होना पड़ता है। एक आज महाराज ने, बाबा जी ने भी आत्महत्या कर ली है भाई इस नाम पर। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस स्थिति में भी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। साथ ही सरकार कह रही कि हम लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। तो जब आपने 3 कानून आनन फानन में पास किए, पूरे विपक्ष का खिलाफत होते हुए, किसानों के खिलाफ होते हुए उसको राज्यसभा और लोकसभा में पारित करा दिया, तो लिखित आश्वासन पर किसान राजी होने वाले नहीं है, क्योंकि इस सरकार की मंशा पर किसानों को शक है और आगे पहले भी जो बातें कही गई है वो सब झूठ साबित हुई है। इसलिए लिखित आश्वासन पर किसान बिल्कुल तैयार नहीं है। इनको समर्थन मूल्य समस्त जिनसों का, जो भी किसानों के खेत में पैदा होती है, उसका घोषित करना चाहिए और उस समर्थन मूल्य से
1 रुपया भी नीचे अनाज नहीं बिके, वो जिन्स नहीं बिके, ये सुनिश्चित करें तो किसानों की आय भी डबल हो जाएगी, मोदी जी का वादा भी पूरा हो जाएगा, किसान भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए ठंडे दिमाग से इस सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, ना कि आंदोलन को दबाने का प्रयास करना चाहिए फर्जी संगठन खड़े करके। तो सरकार को इसमें गंभीर होना चाहिए और वो गंभीरता दिख नहीं रही है और किसान ठंड खाने के लिए और मरने के लिए रोड पर बैठा हुआ है। उदय जी, इसी में एक एड ऑन सवाल मेरा ये भी है आपसे कि देखिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही है कि पूरे देश का किसान हमारे साथ है, पूरे देश का किसान ये समझता है कि तीनों कृषि कानून हमारे हित में है, सरकार किसानों के लिए लेकर आई है। लेकिन जो वर्ग इसको लेकर वहाँ पर लोगों को बरगला रहा है, लोगों को भरमा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और सीधे तौर पर यहाँ पर आरोप लगा है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर। नहीं, वो तो किसान पे जो आरोप लगा रहे हैं, मुख्य सबसे पहले मैंने अभी अपने आपके प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सबसे पहले आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और अकाली दल पहले दिन से इस मामले में सबसे पहले कूदा है, वहाँ के किसान कूदे हैं। तो मतलब अगर कांग्रेस ने भी ये पीड़ा महसूस की कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो राजनीतिक दल होने के कारण, सबसे बड़ा दल होने के कारण किस आधार से कांग्रेस पार्टी भी चुप रह सकती है? राजनीतिक दल भी सुख दुख का ध्यान रखे और किसान वर्ग तो सबसे बड़ा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी है। यहाँ पर क्योंकि मैं वापस से आपके विभाग पर अगर आ जाऊँ तो उदय जी, कई तरह के आपने भी जिक्र किया, इससे पहले भी कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन अक्सर हम पहले की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि उस प्रक्रिया को किस तरीके से वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट किया जाए, किस तरीके से उस प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। इसको लेकर आपके विभाग की ओर से अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और भविष्य के लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ कदम उठाने की योजना है? काय में पारदर्शिता की बात कर रही हैं आप? किसमें पारदर्शिता की क्वेश्चन किया? जी, मैं विभाग की बात कर रही हूँ, जो भी काम होता है या फिर चाहे हम बात करें किसमें अलग अलग क्षेत्रों की। जी, तो विभाग में तो पारदर्शिता है। मेरे सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है, पोर्टल बनाया जा रहा है कि फाइल एक दिन भी कहीं नहीं रुकनी चाहिए और फाइल जिसके यहाँ रुकेगी उसकी जवाबदेही होगी। तो सभी अधिकारी, कर्मचारी और मंत्रीगण अपना अपना काम समय पर निपटारा करें तो निस्संदेह पारदर्शिता भी रहेगी और काम को भी गति मिलेगी। हाँ, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ मुद्दा हो जाता, देखिए कोरोना भी और एक किसान आंदोलन को लेकर भी हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन उदय जी मुख्यतः अगर बात कर ली जाए आप लोगों के द्वारा प्रदेश में जो भी कदम उठाए गए हैं और इसको लेकर जो भी वैकल्पिक वहाँ पर व्यवस्था बनाई गई, हालांकि अभी उसको लेकर अमली जामा पहचाना जाना बाकी है क्योंकि अभी वो ठंडे बस्ते में लटका हुआ है, लेकिन वो कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत आप ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि किसानों को अगर ऐसी व्यवस्था वहाँ पर लागू होगी तो आने वाले दिनों में कम से कम राजस्थान के किसान इससे लाभान्वित होंगे? नहीं, कौन सा ठंडे बस्ते में कौन सी योजना डाल रखी है? जी, कृषि कानून को लेकर जो आप लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, जिस तरीके से आप लोगों ने ठंडे बस्ते में जी आगे जब राज्यपाल के पास जो कृषि कानून का जो आप लोगों ने स्टार्ट किया था, जो बिल पारित किया था, वो नहीं, वो हमने तो बिल पारित करके वो राष्ट्रपति जी के पास भेजना है, लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है कि कानून बनाना और राष्ट्रपति कौन सी सरकार की बात ज़्यादा मानेगा और उसके आधार पर काम करेंगे। हमने हमारी भावना प्रकट कर दी कि हम इस बिल के विरोध में हैं और राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति जी के पाले में है ये मामला, तो हमने तो पारित करके भेज दिया। अब राष्ट्रपति जी जब करेंगे जब भी होगा, लेकिन राष्ट्रपति जी कब करेंगे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उदय जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि उसमें अगर जो नया कानून है जो कि आप लोग लेकर के आने वाले थे, उसमें कौन कौन सी व्यवस्था की गई? क्योंकि केंद्र के कानून से जाहिर तौर पर आपत्ति है, खासतौर पर एमएसपी को लेकर, इसके अलावा मंडियों को लेकर। आप लोगों ने इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थित उसमें प्लान किया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं उसमें? मैं तो समर्थन मूल्य जारी करे सरकार और उस पर सब किसानों का माल खरीदा जाए, इसी से आर्थिक स्थिति हो सकती है। बाकी डिटेल तो इस मामले में कृषि मंत्री जी ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि उनके कृषि विभाग से संबंधित मामला है, तो उसमें जो कुछ किया है मेरे विभाग की तो मैंने जानकारी दे दी, लेकिन कृषि विभाग से संबंधित ये क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा क्लियर क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश ये थी कि अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो यहाँ के इस मंच से दर्शकों तक ये बात पहुँचे। लेकिन उदय लाल जी, आगे के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि अभी 2 साल पूरे हुए, भविष्य के लिए आप लोगों की क्या योजना है?
सहकारिता विभाग को और एक पायदान आगे बढ़ाना, हर ग्राम से जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ जीएसएस खोलना, लोगों को सहकारिता से जोड़ना। जो किसान अभी तक सरकारी बैंकों से ऋण नहीं ले रहे हैं कृषि के लिए, उनको इनसे जोड़ना, समय पे चुनाव कराना ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 10 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, ये पीड़ा मन में है, तो ये योजना बना रखी है, उनको जल्दी जल्दी क्रियान्वित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आगे के लिए, भविष्य के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं कि आगे जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने कदम उठाए हैं, आगे भी निरंतर आप आगे बढ़ते रहे और आम लोगों को कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो, बहुत ज़्यादा लाभ हो। तो अभी आपने सुना सहकारिता मंत्री को विभाग में क्या कुछ अभी तक काम हुए हैं, आगे के लिए क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ प्लान है, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। एक बहुत छोटी सी ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया है। ई मंथन लगातार जारी, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ।